हेलो बड़ी, दिस इज़ आर्यन। वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो कि हमारे देश में पहले से चलते आ रही है। उससे पहले हम कुछ सवाल पढ़ लेते हैं जो कि अक्सर आपके भी दिमाग में आते होंगे। पहले सवाल, क्या जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ही जैसी है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है वो आपके वंश पे चलती आ रही है, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है वो आपके कर्म पर आधारित है। हालांकि अब क्या कहते हैं, लोग उसे जन्म के आधारित पर मानते हैं, लेकिन असल में वो कर्म के आधारित पर है। आप क्या काम करते हो उसके बेसिस पर का होती है। क्या वर्ण जन्म पर आधारित था या कर्म पर? तो सिंपल सी बात है, इधर कर्म पर आधारित था, क्योंकि जन्म पर जाति आधारित होती है। और एक लचीली सामाजिक व्यवस्था जैसी कठोर और असमान हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। आइए कुछ ऐसी चर्चा करते हैं भारत की वर्ण व्यवस्था की सच्चाई। तो वर्ण व्यवस्था का थोड़ा सा परिचय मैं आपको बताता हूँ। वर्ण व्यवस्था भारत में प्राचीन ग्रंथों में एक व्यवस्था बनाई गई है जो कि आपके कर्म पर आधारित होती है। इसे ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। किस चैप्टर में? पुरुष सूक्ता में मिलता है इसका पूरा उल्लेख, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब सिंबल से ये है कि भगवान है, भगवान का जो सिर है वो सिर से जो ब्राह्मण पैदा हुए हैं, क्षत्रिय जो हैं वो उनकी भुजाओं से पैदा हुए हैं, और वैश्य जो हैं व्यापारी वो उनकी जांघ से पैदा हुए हैं, शूद्र उनके पैरों से पैदा हुए हैं। कुछ ऐसे एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या कई विद्वान मानते हैं कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के बाद में जोड़ा गया था, और यह एक प्रतीकात्मक वर्ण है, न कि सामाजिक वास्तविक। तो ये आप अपने आंसर्स में पॉइंट डाउन कर सकते हैं। अगला हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है 4 वर्णों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पहला वर्ण है हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कि हमने अभी बताया आपको कि ब्राह्मण जो है वो भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं। इनका जो काम है वो क्या है? ये पुजारी होते हैं, टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं और स्कॉलर्स होते हैं। इनका काम क्या है? ज्ञान को, जो नॉलेज है उसको बचाना और उसको फैला देना, ज्ञान को फैला देना। दूसरा है हमारा क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय जो है वो भगवान के भुजाओं से निकले हैं। क्षत्रियों का काम क्या है? वो होते हैं योद्धा, रक्षक और राजा। राजा, उनका काम होता है रक्षा करना, जो कि अच्छाई की जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय होता है। ठीक है। और तीसरा हमारा है वैश्य। वैश्य कौन होते हैं? वैश्य होते हैं कुछ ऐसे लोग, व्यापारी, जो कि पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। तो व्यापारियों को वैश्य कहते हैं। और चौथे होते हैं शूद्र। शूद्र जो होते हैं, जो कि इन ऊपर के 3 वर्णों के सेवक जो होते हैं ना, उनको शूद्र कहा जाता है। और इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव्स के लिए नोट मैं दे रहा हूँ। उपनिषदों और महाभारत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ कोई शूद्र ऋषि बना या ब्राह्मण योद्धा बन गया। ब्राह्मण योद्धा कैसे बन गया? जैसे कि आप परशुराम देखते हो। परशुराम ब्राह्मण परिवार में जन्म किए, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ है वो क्षत्रियों जैसी होती हैं। और अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वर्ण से जाति तक का परिवर्तन। इसमें आप देखोगे जैसे कि मौर्य से गुप्त टाइम पीरियड, मौर्यन एम्पायर से गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड में इस पूरी
चीज़ को उल्लेख किया गया है। और जो विलेजेस के जीवन हैं उनमें पेशे समय के साथ कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। जैसे ऐसे क्यों हुआ? जैसे कि समय के साथ साथ जो कर्म हैं वो वर्ण व्यवस्था में, और जो वर्ण हैं वो जाति व्यवस्था में जन्म के आधारित पे आने लगी। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके मेन रीज़न जो है वो है आर्थिक विशेषज्ञता, जो कि हम आपको बताते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते अपने इस प्रोफेशन से, तो वो व्यापारी बन जाते हैं। ठीक है, और व्यापारी बन जाते हैं जो कि फाइनेंशियल जो चेंज होता है उसके हिसाब से। और दूसरा पॉइंट हमारा पॉलिटिकल बेनिफिट्स, जैसे कि राजाओं ने कुछ जातियों को बढ़ावा दिया। कुछ जातियां, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट किसको बढ़ावा देती है? सिंपल सी बात है कि जो दलित कास्ट है उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने अपने पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, स्ट्रगल किया था, तो आज उन्हें क्या कहते हैं ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। हालांकि ये भी सही है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो तो पहले से ऊपर हैं, जो नीचे रह गए ना उनको ऊपर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फोर्स मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा है हमारा धार्मिक कठोरता। ब्राह्मणों ने सामाजिक पदानुक्रम तय कर दिया, यानी कि ये जो हमारी चारों वर्ण व्यवस्था है ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, मतलब ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है ना, तो ब्राह्मणों ने तय किया था ये। और जिसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, मनुस्मृति वर्णों को जन्म आधारित घोषित किया गया और शूद्रों को सबसे निचला पदायदान माना गया। आपको समझ आ रही है ना? अब आपको मैं एक पॉइंट देता हूँ कि जो वर्ण व्यवस्था है वो सैद्धांतिक व्यवस्था है, सिद्धांत के अनुसार, और जो जाति व्यवस्था वो स्थानीय और व्यवहारिक जन्म आधारित समूह है। ठीक है, अब हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, विरोध और सुधार आंदोलन। ये जो हमारा है ये है जातिगत भेदभाव और के विरुद्ध भारतीय इतिहास में कई सुधारवादी आंदोलन हुए। उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बुद्ध और महावीर समानता का संदेश, जो कि हमारे पास ब्राह्मणिकल डोमिनेंस या फिर कास्ट सिस्टम में अनइक्वल माना जाता है। ठीक है, कुछ कास्ट को नीचे और कुछ कास्ट को ऊपर, जो कि हमें पता है। तो बुद्ध और महावीर कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने समानता का उपदेश दिया कि ऐसा ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब इंसान है, समान हैं। भक्ति और सूफी संत, भक्ति को जाति से ऊपर रखा। भक्ति जो है वो, जैसे कि हमारे इतिहास में क्या कि जो दलित कास्ट उनको ना पहले मंदिरों में एंटर नहीं किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था वो अनटचेबल हैं, अशुद्ध हैं, तो गंदे लोग हैं जैसे, है ना, तो ऐसा उनको माना जाता था। इसलिए जो भक्ति है, भक्ति उनको करने नहीं देते थे। तो ये जो सूफी संत हैं इन्होंने भक्ति को ऊपर कर दिया जातियों से। और अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, संविधान और वर्ण व्यवस्था। अब हम आ रहे हैं अपने मॉडर्न टाइम में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। संविधान में इस चीज़ के लिए क्या क्या हुए? संविधान में भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया और समानता की गारंटी दी। जैसे कि आप देखते हो कि हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि आप देखते हो आर्टिकल 15, इसमें 15 से लेके जितने भी 19 तक हैं उसमें इक्वालिटी की बात की गई है। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, कि हर जगह समानता मिलनी चाहिए, हर जगह है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे
आर्टिकल्स में बता देता हूँ आपको। जैसे ये आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। मतलब ऐसा कोई धर्म, जाति और जेंडर के बेसिस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये मेंशन किया गया है लॉ के अंदर, ठीक है। और आर्टिकल 17 में क्या किया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। जो छुआछूत, छूने से क्या कहते हैं, लोग घबराते थे कि भाई ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जिनके लोगों को छूना नहीं है, तो इसको अबॉलिश किया गया कि अगर कहीं पर भी ऐसा कोई प्रैक्टिस करता हुआ मिला तो पुलिस उसका डंडे डंडे मार के हाल कर देगी। और हमारा एक आर्टिकल 46 कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कल्याण की बात, मतलब डेवलपमेंट किया गया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर ये जो एससी और एसटी के लोगों को फ़ीस कम देनी पड़ती है और कट ऑफ भी कम होती है, जिसकी वजह से अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है उन बेचारों का। अब मैं आपको बताऊंगा, कानून भले ही समानता की बात करे लेकिन सामाजिक व्यवहार तो पुराने जैसा ही रहता है। आधुनिक भारत में वर्ण मिथन बनाम सच्चाई। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, आज हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बीते ज़माने की बात है, परंतु जातिगत पहचान आज भी विवाह, राजनीतिक और नौकरी में भूमिका निभाती है। यानी कि इसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो तो बीते ज़माने की बात है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन जो जातियां हैं वो तो आज भी पॉलिटिक्स, मैरिज और एम्प्लॉयमेंट में है। जैसे कि अभी अपने बोला कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों भी तो वर्ण के हिसाब से नहीं है, ये दोनों कास्ट के हिसाब से हैं, तो आज भी इधर होती हैं। कुछ ऐसे मिथ हैं वर्ण सिस्टम के लिए कि वर्ण को जाति के समान माना जाता है। ऐसा नहीं है, वर्ण जो है वो हमारे काम पर डिसाइडेड होता है, जाति जो है वो क्रोनोलॉजिकली चलती आ रही है। यह व्यवस्था सदा जन्म आधारित थी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ यूपीएससी के लिए, यह विषय, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपको जीएस पेपर में आ जाएगी। GS1, GS2, सोशल जस्टिस और एथिक्स में इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम कंक्लूजन पे बात करते हैं कि कंक्लूजन में हमें इससे क्या सीखने को मिला। तो सीखने को हमें यह मिला, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था जो है हमारी पौराणिक है, बहुत पुरानी है, और ये सिर्फ कहानी में नहीं, ये सच में हुआ करती थी। आज भी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के बारे में आप समझते होंगे। तो ऐसे में जो कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। यह विकास, सुधार और समानता की लड़ाई की कहानी है। आज हमें इतिहास को समझना है, पर भविष्य की दिशा समानता और न्याय के आधार पर तय करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो बताया ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज के और भी बहुत सारे, तो इसमें आपको ये डाटा पूरा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए।